सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्णों के विषय में। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है आप लोगों को कि जो आप लोग का फर्स्ट पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में, इसमें आरंभिक स्तर पर भाषा को पढ़ना लिखना ठीक प्रकार से बोलना ये सब जानना है और भाषा में व्याकरण के विषय में भी अध्ययन करना है। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने स्वर के विषय में देखा था। आज की इस वीडियो में आप व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब आप लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, यानी कि पूरी वर्णमाला पढ़ ली, अब जब आपने अक्षरों को जान लिया तो अक्षरों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो अब हम इस वीडियो में व्यंजन के साथ साथ शब्द भी जानेंगे, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये भी आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम व्यंजन देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ। यहाँ पर आप इन वर्णों को बोलिए तो क आप बोलोगे तो पीछे आपको आ की साउंड सुनाई देगी या आ की ध्वनि सुनाई देगी। इसी प्रकार आप ख को बोलोगे तो ख के पीछे भी क्या आएगा, आ आएगा। इस तरीके से आप देखोगे जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी क्या है, सभी स्वर से ही मिलकर के बने हैं, यानी कि सभी वर्णों में जो स्वर है वो विद्यमान है। तो इस तरीके से जो व्यंजन वर्ण होते हैं यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में व्यंजनों को बांटा गया है, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए स्पर्श व्यंजन। जिन भी प्रशिक्षुओं ने संस्कृत विषय को पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर में, मैंने पूरी क्लासेस ली है थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत की, जिन जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन प्रशिक्षुओं को अच्छे से पता होगा कि जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। और इन्हें हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जितने भी वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी वर्णों को जब हम बोलेंगे तो हम ये जो वर्ण है यानी कि जब हमारे मुख से ध्वनि निकलेगी तो वह ध्वनि कंठ से भी टकराएगी, तालु से भी, मूर्धा से भी, दंत से भी, ओष्ठ से भी। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आप देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ को स्पर्श करते हैं। इसके बाद च वर्ग च, छ, ज, झ, य, ये तालु को स्पर्श करते हैं। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद देखिए त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये दांतों को स्पर्श करते हैं, दंत व्यंजन हो गए। फिर प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये होंठों को स्पर्श करते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ इन वर्णों का इस तरीके से कहाँ से किसकी आवाज निकलती है या जब हम मुख से उच्चारित करते हैं इन वर्णों को तो किस तरीके से वह शब्द या वह अक्षर बाहर निकलता है, कहाँ से टकरा करके, यही होते हैं स्पर्श व्यंजन, या कहाँ यह मुख को छूते हुए बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद आपने स्पर्श व्यंजनों को देख लिया, टोटल कितने हो गए, ये 25 हो गए। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हो, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन। ये आप बिल्कुल इन लोगों को याद कर लीजिए क्योंकि आप लोग की हिंदी में भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, संस्कृत में भी पढ़ाया है थर्ड सेमेस्टर में, और फिर यहाँ पर आप देखिए आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर में वही चीजें फिर रिपीट हो रही हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ का क्या अर्थ होता है? तो अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर। तो उच्चारण के समय जो व्यंजन भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? या, रा, लावा। या, रा, ला, व कौन है? अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, व, या, रा, ला, व, इनको आपको याद रखना है कि ये अंतस्थ व्यंजन है। एग्जाम में जैसे ही आएगा आपको या, रा, ला, व तुरंत याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी बार बार पूछा जाता है, अतिलघुत्तरी में भी पूछा जाता है।
तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। या रा ला व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ का अर्थ क्या होता है, भीतर। और जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन भीतर ही रहते हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा निकलना या घर्षण होना। तो देखिए ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, शा, शा और हा, यानी कि तीनों शा, तीनों सा और हा, यही चार होते हैं। इनको आप लिख लीजिए, शा, शा, सा और हा, यही होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन अगर पूछेगा तो यारा लावा, ऊष्म व्यंजन पूछेगा तो शा, शा, शा और हा। जब आप इन वर्णों को बोलिए, आप इन शब्दों को, इन वर्णों को जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि मुख से ऊष्मा या गर्मी निकलती है। तो शा, शा, शा और हा, यानी कि घर्षण उत्पन्न होता है या उष्ण वायु निकलती है मुख से। तो शा, शा, सा और हा, इनको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब पहले हम संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हैं इसके बाद, क्योंकि वह भी एग्जाम में आता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, यानी कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखिए छ का और शा से मिलकर के बना है, त्र, ता और रा से मिलकर के, ज्ञा, जा और इया से मिलकर के बना हुआ है, और स्रा, शा और रा से मिलकर के बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद ही होना चाहिए क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। तो इनको, ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर के बने हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपने देखा अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, उष्ण व्यंजन शा, शा, शाहा। अब हम देखेंगे लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन किस अक्षर को कहते हैं? रा को कहते हैं, और पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। और अन्य संघर्षी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप इस तरीके से इन वर्णों को आप जानिए, इन्हें हम अन्य संघर्षी भी कहते हैं, ख, ग, जा और फा। तो अगर एग्जाम में पूछता है अन्य संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ख, ग, ज और फ हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, यह भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ड़ और ढ है। इसके बाद अनुनासिक व्यंजन। तो अनुनासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है, जैसे कि अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। तो अनुनासिक वर्ण जैसे ही आएंगे आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वही क्या होता है? अनुनासिक होता है। अब इसके बाद देखिए हलंत वर्ण। जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह हल चिन्ह कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। यानी कि हलंत वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है। इस तरीके से अगर का के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब का में स्वर नहीं है, का क्या है? आधा है। जैसे कि अगर हमें विद्यालय लिखना है तो इस तरीके से हम द के नीचे हलंत लगा रहे हैं क्योंकि द में अ नहीं है। तो इस तरीके से विद्वान, चिन्ह, इस तरीके से आदि वर्ण होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हलंत वर्ण कहते हैं। ये जो हा के नीचे लगा हुआ है, द के नीचे यहाँ पर भी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हलंत वर्ण कहते हैं। अगर किसी भी अक्षर के नीचे हलंत वर्ण लग गया इसका मतलब वो क्या है? आधा है, यानी कि उसमें स्वर नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे विसर्ग। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि हलंत, इस तरीके से हलंत का चिन्ह होता है और यह जिस भी अक्षर के नीचे लग जाएगा उस अक्षर में स्वर नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए विसर्ग। विसर्ग आप सभी लोगों को पता है कि यह अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, जैसे कि मनः कामना, अतः। तो आप देखिए ये जो विसर्ग है यह जब किसी भी स्वर के पीछे लगता है तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसका जब उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि आती है, जैसे कि स्वतः, दुख। तो इस तरीके से दुख, आप देखिए यहाँ पर रुक करके दुख होता है, दुख नहीं होता, दुख होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ये सब विसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरा व्यंजन पढ़ लिया और व्यंजन में मैंने बताया है कि 25 होती है संख्या स्पर्श व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, उष्ण व्यंजन सा, शा, साहा,
और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, और ये मिलकर के किन से बने होते हैं, ये तो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। ये सिर्फ आप डीएलएड के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ रहे हो और सुपर टेट के लिए भी पढ़ रहे हो, क्योंकि यही सारी चीजें हिंदी में उसमें भी पूछी जाती हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम शब्द या वर्ण पढ़ेंगे। शब्द या वर्ण, तो देखिए शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि अक्षरों को मिला करके या वर्णों को मिला करके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो अनेक शब्द अनेक वर्णों के प्रयोग से बनते हैं, जैसे कि जल। तो जल अगर आप इस तरीके से सिंपली देखोगे तो ज और ल मिलकर के क्या हो गया, जल हो गया। लेकिन हम इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं जल को, आधा ज फिर जा में आ फिर ला, आधा ला फिर ला में आ, जो कि यहाँ पर हलंत लगने का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि जब हम हलंत लगाते हैं किसी वर्ण के नीचे, इसका मतलब उसमें से हमने स्वर को निकाल दिया है, यानी कि स्वर उसमें नहीं है। तो जल को हम ज अ इसमें भी है और ल इसमें भी, ल में भी आ है। तो इस तरीके से जल हम इस तरीके से भी हम इन वर्णों को तोड़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ज और ल से मिलकर के जल बना। इस तरीके से आगे देखिए, अतः शब्द की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों के मिलने से ही क्या बनता है, शब्द बनता है, लेकिन सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक नहीं। जैसे कि र और म से मिलकर के क्या बना है, यहाँ पर देखिए राम, ल, क और ड़ से मिलकर के लकड़ी बनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सार्थक वर्ड बनना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, शब्द के कई भेद होते हैं और कई आधार पर कई भेद होते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कार्य के आधार पर एवं खंडीकरण के आधार पर। तो शब्द के भेद आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स जो होता है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यौगिक शब्दों को पढ़ेंगे, फिर हम रूढ़ शब्दों को पढ़ेंगे और फिर योग रूढ़ शब्दों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यौगिक शब्द हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो यौगिक शब्द देखिए, यौगिक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। योग मतलब क्या होता है, धन मतलब क्या होता है, जोड़ना ही तो होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, योग करना। योग मतलब जोड़ना, आपस में दो शब्दों को जोड़ना। लेकिन दो शब्द कैसे हो, जो सार्थक अर्थ देते हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कुछ मीनिंग होता हो, बिना मीनिंग के शब्द नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे दो शब्द जिनको अलग अलग जब हम कर रहे हैं तो उन दोनों शब्दों की अलग अलग मीनिंग निकल रही है, तो उन दो शब्दों से मिलकर के जो बना हुआ शब्द होगा वह क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। जैसे कि पाठशाला, तो पाठशाला आप देखिए, पाठ और शाला यानी कि पढ़ने के लिए एक निर्धारित जगह, ठीक है। जैसे कि गौशाला, तो गाय के रहने की जगह या गाय के रहने का आश्रय स्थल। तो आप देखिए, जब इन वर्णों को हम तोड़ रहे हैं तो अलग अलग दोनों का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। इसके बाद राजपुरुष, राजपुरुष कहाँ रहते हैं, राजमहल में रहते हैं ना। तो देखिए राज और पुरुष, यह भी क्या है, सार्थक शब्द है। देवदूत, देव और दूत दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बना है, देव और दूत। हिमालय, हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब जहां पर यह पाया जाता है वह जगह। तो देखिए हिम धन आलय, हिमालय हो गया। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री। तो प्रधान मतलब क्या था, मुखिया, और मंत्री, तो दोनों का ही अर्थ निकल रहा है, दोनों शब्दों का। तो जब दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है और वो दोनों शब्द मिल करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तो वही शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। जैसे कि पर उपकार, पर मतलब दूसरों के लिए, उपकार का मतलब दया भावना। तो देखिए पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना। तो ये क्या है, ये दोनों अक्षरों का कुछ ना कुछ, दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से
इसके अलावा हम यहाँ पर आगे भी देखेंगे महौषधि, तो महा धन औषधि यानी कि महान औषधि। सुमन, तो यहाँ पर आप देखिए सुधन मन, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मन का तो अर्थ है, लेकिन सु का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये जो शब्द होते हैं यौगिक शब्द, ये संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा होगा, तो सुमन में सु उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को ये पता भी है कि उपसर्ग आके, तो सुमन में सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा होगा वो भी क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। अगर एग्जाम में सुमन आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सुशोभित आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो देखिए सुधन मन, फिर इसी प्रकार से सुशोभित, सुधन शोभित मतलब शोभा बढ़ाने वाला, और सु मतलब और सुंदर। तो इस तरीके से इसमें भी देखिए सु उपसर्ग लगा है, उपसर्ग आगे लगता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब इसके बाद देखिए लिखाई और बाजारू, तो लिखाई यहाँ पर देखिए लिखा धन आई, आई मतलब इसमें है ई प्रत्यय, लिखाई में ई प्रत्यय है, तो लिखना एक अर्थ हो गया, लिखा मतलब लिख दिया कुछ, और आई या ई, तो ई प्रत्यय होने की वजह से इसमें भी क्या हो जाएगा? यह भी क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाजारू, तो बाजार और ऊ उपसर्ग से यह मिलकर के बना हुआ है यह शब्द। तो आप देखिए इसमें भी ऊ प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे, और उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को संस्कृत में पढ़ाया है 3rd सेमेस्टर में। तो इस तरीके से जिन भी प्रशिक्षुओं ने प्रत्यय, उपसर्ग ये सभी टॉपिक अच्छे से पहले ही पढ़ लिए हैं, और ये जो पूरा स्वर व्यंजन है ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनको ये पूरा टॉपिक बहुत इजी लग रहा होगा आज यहाँ पे। और जिन्होंने समास संधि भी पढ़ी है उन्हें तो और अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने यौगिक शब्दों में क्या सीखा? ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बने हो। सार्थक शब्द कैसे? ऐसे शब्द जो आपस में अलग अलग करने पर भी क्या देते हो? अर्थ देते हो। जब पाठशाला को हमने अलग अलग किया, पाठ धनशाला, यानी कि पाठ मतलब पढ़ने के लिए, शाला मतलब जगह, तो पढ़ने वाली जगह। तो इस तरीके से जब हम इनको अलग भी करेंगे तो तभी भी ये क्या करेंगे? अलग अलग भी अपना अर्थ प्रकट करेंगे। तो ऐसे शब्द यौगिक होते हैं, और यौगिक शब्द संधि, समास और इसके अलावा प्रत्यय और उपसर्ग वाले शब्द भी होते हैं। तो ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कितना भी कठिन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर लें। इसके बाद देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द तो सबसे इजी है, रूढ़ शब्द में आपको कुछ नहीं रटना है। तो देखिए ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक टुकड़ों में हम बांट ही नहीं सकते, सार्थक खंडों में बांट ही नहीं सकते हैं, अर्थात इन शब्दों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, ये इकट्ठे ही अपना अर्थ देंगे। अगर आप इसको अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे कि पानी, तो पानी को अगर हमने बांटा पा और नी में, तो कोई अर्थ निकला ना, तो पा का कोई अर्थ है ना तो नी का। ये अगर आप चाहें तो लिखें, या नहीं ना चाहें तो मत लिखें, सिर्फ आप एग्जाम्पल ही लिख सकते हैं। फिर घर, घर घ और र से मिलकर के बना है। अगर हमने घ को अलग कर दिया, रा को अलग कर दिया, यानी कि इनका टुकड़ा कर दिया, तो क्या ये घर अर्थ दे पाएंगे? नहीं। फिर पहाड़ है, पहाड़ में अगर पा को, हा को, ड़ को, सबको हमने अलग अलग बांट दिया तो इसमें कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। तो ये शब्द क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए, यानी कि अगर इनको हमने तोड़ा तो इनका आपस में कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा तोड़ने पर। अब इसके बाद देखिए मेज। मेज म और जा से मिलकर के बना है, तो इनको अगर हम मे को और जा को अलग अलग करेंगे तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। इसी प्रकार से कमल, क, म और ल से मिलकर के बना है, अगर हमने क को, म को, ल को अलग अलग कर दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर हाथी, हा और थी से मिलकर के बना है, तो देखिए अगर हा को अलग किया, था को अलग किया तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार मछली है, इसको भी अगर अक्षरों को हम अलग अलग कर देंगे तो उन अलग अलग अक्षरों का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। यानी कि इन शब्दों को हम टुकड़ों में बांट ही नहीं सकते हैं। किन शब्दों को? रूढ़ शब्दों को। इसके बाद देखिए किताब, घोड़ा, ये सभी क्या है? इसी के एग्जाम्पल है, इनको भी हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब इसके बाद देखिए आते हैं योग रूढ़ शब्द। अब आप देखिए योग, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? यौगिक शब्द, और इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अब आप देखिए यौगिक और रूढ़ को मिला करके ही योग रूढ़ बना है। यौगिक और रूढ़ को मिला करके ही योग रूढ़ शब्द बना है।
यौगिक में आपने देखा था कि हम जब उस शब्द को अलग अलग कर दे रहे हैं तभी भी अलग अलग होने पर भी वह अर्थ दे रहा है। लेकिन रूढ़ शब्दों में हमने देखा अगर हमने कमल को अलग अलग कर दिया तो ना तो का कोई अर्थ होगा, ना तो माँ का कोई अर्थ होगा, ना तो ला का, अलग अलग कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस तरीके से यौगिक को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं और हर टुकड़े का एक अर्थ होगा। रूढ़ को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि अगर हम बांटेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। अब आता है योग रूढ़। जिन जिन प्रशिक्षुओं ने बहुब्रीहि समास पहले पढ़ा हुआ है, बहुब्रीहि समास मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है, मैंने संस्कृत में भी पढ़ाया है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है और वैसे भी इसमें कुछ नहीं है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है, पहले आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद अपना स्वयं का अर्थ ना देकर के किसी तीसरे का अर्थ देते हैं। जैसे कि ये शब्द योग रूढ़ तो हैं, जैसे लंबोदर यानी कि लंबा है उदर, ठीक है। इसके अलावा देखिए चक्रपाणी, चक्र को धारण किया हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यौगिक शब्द हैं। लेकिन यौगिक शब्द में आपने देखा था पाठधनशाला, तो ये हुआ था पाठशाला। यह चेंज नहीं हुआ था, ये अक्षर बदले नहीं थे। आपने हिमालय देखा था हिमधन आलय, तो ये अक्षर ही फिर हिमालय बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए चक्रपाणी है, चक्रपाणी का चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। दशानन, दस है मुख जिसके, दस धन आनन, आप इसको तोड़ तो सकते हैं, दोनों सार्थक हैं, लेकिन ये अर्थ किसी तीसरे का देंगे। दशानन मतलब रावण। फिर पंकज, कीचड़ में खिला हुआ, तो पंख धंजा यानी कि कीचड़ में खिला हुआ अर्थात कमल। वो स्वयं का अर्थ ना दे करके क्या करते हैं, तीसरा अर्थ बताते हैं। इसके बाद देखिए चार है पाई, चार है पैर जिसके, तो चार तो बहुत सारी चीजों के पैर होते हैं, हाथी, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, सबके चार पैर होते हैं। लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, खाट के लिए है, तखत के लिए है चार पाई। फिर देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ, तो नीलकंठ को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नील धन कंठ में तो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या फिर नीलकंठ बन रहा है, नहीं, ये क्या बन रहा है, शिव, यानी कि यह तीसरा अर्थ दे रहा है, यह किसी की विशेषता बता रहा है। इसके बाद देखिए मुरलीधर, मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण किए हुए, तो मुरली को धारण किए हुए कौन है, कृष्ण। तो आप देख सकते हैं कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ प्रकट ना करके मिलाए गए या मिलाकर बने नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ये आपस में जब मिल करके क्या करते हैं, किसी नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। तो इस तरीके से जो बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया। दिनकर का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। दिन धन कर, तो यहाँ पर इसको भी हम बांट सकते हैं, लेकिन यह दिनकर किसका अर्थ दे रहा है, सूर्य का। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी शब्द यहाँ पर हैं सब एक अलग अर्थ दे रहे हैं। इनको हम बांट तो सकते हैं यौगिक की तरह अलग अलग, लेकिन ये अर्थ किसी तीसरे का दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने योग रूढ़ शब्द भी पढ़ लिया। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने व्यंजन वर्ण पूरे पढ़ लिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आज आप लोगों ने शब्द भी शुरू कर दिया और शब्द में आपने क्या पढ़ा, रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उम्मीद करती हूँ ये तीनों आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही आप लोग जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। और अगर आप वीडियो को शुरू होने से पहले ही अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करेंगे तो इससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो समय से पहुंचेगा और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ के लिए आपको सिंपली टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में मैं दे देती हूँ, ताकि आप लोग आसानी से उस लिंक पर जाकर के उस ऐप को डाउनलोड कर लें।
तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये जानकारी पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि ऐप में आपके लिए हम बहुत बहुत सारी सुविधाएं ला रहे हैं। और जो भी प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड करेंगे उन्हें सारे विषयों का पीडीएफ मिलेगा, सारे विषयों की वीडियो मिलेगी और वीडियो में कोई ऐड नहीं होगी, यानी कि कोई प्रचार नहीं होगा। और आपको सभी विषयों की टेस्ट सीरीज मिलेगी चैप्टर वाइज। सभी विषयों की आपको सभी विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम देंगे और सभी विषयों के आपको सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर प्रशिक्षु जितने अधिक से अधिक प्रशिक्षु जुड़ेंगे उतनी ही बेहतर तैयारी हो पाएगी, यानी कि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं के लिए ही हमने ये सुविधा की है। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक दोस्तों आप लोग इस बात को बताइए और अधिक से अधिक प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड करें, जिससे जो आपकी 4th सेमेस्टर की तैयारी है वो और बेहतर हो सके, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। आप लोग के हर एक विषय को हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्कोर करें अपने 4th सेमेस्टर में भी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को आप देखेंगे और सभी वीडियोस पर अपनी राय भी देंगे। तो दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा।